इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जाने माने कलाकार शेखर सेन से निम्मी मिश्रा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे साहिबा अख्तर की। आपने उनकी कुछ पंक्तियां भी सुनाई थी। आपका साहित्यिक और आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसके बारे में तो हम क्या कहें, पर आप एकल अभिनय में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। तो एकल अभिनय में कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है? एकल अभिनय मेरा काफी वर्ष के बाद 1997 में मैं अमेरिका गया हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय रामायण जो सम्मेलन होता है उसमें गायक डेलीगेट के रूप में मुझे बुलाया गया था। और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की 2 अनुवादों का लोकार्पण हुआ। एक पुर्तगाली भाषा में था और एक चीनी भाषा में था। और मैं पीछे बैठा बैठा सोच रहा था कि जिस तुलसीदास ने इतने लोगों को भारत की परिधि के बाहर जाकर के इतना प्रभावित किया कि इन लोगों ने पद्य में उसका अनुवाद चीनी भाषा में और पुर्तगाली भाषा में किया है, उस तुलसी को भारत में कितने लोग जानते हैं। और शायद ये कहीं पर उस पहले मेरे नाटक का अंकुरण हुआ। और फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के मैंने वो नाटक मेरे दिमाग में इतना अधिक छा गया कि मैं सोते हुए वो नाटक देखने लगा। वो दृश्य, वो सारे संवाद मेरे मन में गूंजने लगे। और फिर आखिर में परेशान होकर के मैंने वो नाटक लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने आप को लेखक कभी भी नहीं मानता था और नाटक लिखना तो मेरे लिए कभी कोई प्रश्न ही नहीं था उसका। वैसे प्रभु की कृपा होती है तो ये सब जो भी कलाएं हैं वो आप उसी के आशीर्वाद से मिलती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी इस बात का श्रेय नहीं लिया है कि ये मेरे लिखे हुए नाटक हैं। ये तो आपका बड़प्पन। क्योंकि देखिए, जब तक मुझे प्रेरणा नहीं होती मैं नहीं लिख पाता। और मैंने जब पहला नाटक आधा लिख लिया तो फिर मुझे लगा कि मुझे किसी को सुनाना चाहिए। तो 2-3 घर के लोगों को पहले सुनाया, उनको अच्छा लगा। मेरी पत्नी को सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो ऐसा तत्व है जो कहीं पर मन को छूता है। और फिर मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का बहुत मुझे स्नेह था, तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया। उन्होंने कहा तुम आ जाओ घर पर और सुना के जाओ। और मैंने आधा नाटक पूरा सुनाया उनको और सुनते सुनते वो एकदम अश्रु मग्न हो गए और उन्होंने कहा आगे सुनाओ। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, अभी इतना ही लिखा है जी। बोले नहीं, इसको जल्दी से जल्दी लिखो। मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग में पूरा छपा हुआ है नाटक, मुझे केवल उसको पृष्ठों पर उतारना है। और फिर जब मैंने पूरा नाटक करके उनको सुनाया तो बहुत भाव विभोर हो गए। और पुष्पा जी भी थी उस समय। और उन्होंने कहा कि शेखर, मुझे लगता है कि ये नाटक तुम्हें ही, अभिनीत भी तुम्हें करना चाहिए, पर मैं निर्देशक तुमको 2 दिन बाद सोचकर बताऊंगा। वो स्वयं बहुत बड़े नाटककार थे। उनका अंधा युग नाटक एक मील का पत्थर है हम सब के लिए। 2 दिन बाद फिर उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि शेखर, निर्देशन भी तुम स्वयं करो, क्योंकि इसमें हो सकता है टेक्निकलिटी में तुम कमजोर पड़ जाओ या एक निर्देशक के रूप में तुम ट्रेंड नहीं हो, पर तुमने भक्ति का विषय लिया है और तुम्हारे अंदर वो भक्ति भावना गोस्वामी जी के प्रति, तो तुम प्रस्तुत करो इसको अपनी दृष्टि से। अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या ये थी कि लेखक मैं था, अभिनेता भी मैं अकेला था और एकल नाटक था, निर्देशक भी अब मैं स्वयं बन गया, संगीतकार भी मैं ही था, गायक भी मैं ही था। तो मुझे लगा कि देखने के लिए कौन आएगा। और 1 वर्ष लगा उस पूरे नाटक को याद करना। और संगीतमय नाटक था। तो गाते गाते संवाद बोलने थे, संवाद बोलते बोलते फिर गाना था। बहुत चैलेंजिंग काम ये रहा। अच्छा, पूरी तरह से आप स्पष्ट रूप से बताइए कि कैसे कैसे ये तैयारी आपने की। अब लिखना तो हो गया और डायरेक्टर भी आप हो गए उसके। हाँ, वो हो गया। फिर मैंने अपने कुछ संगीतज्ञ बंधुओं को बुलाया। मैंने कहा भाई, मैं आपको पैसे दूंगा और आप प्रतिदिन आकर मेरे साथ रिहर्सल करिए। तो ऐसे कुछ 5-6 म्यूजिशियंस तैयार हो गए। उनके साथ में रोज रिहर्सल करने लगा। और पूरे नाटक को याद करना वो एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बिना प्रॉम्प्टिंग के ही आप कर सकते हैं जी हाँ पूरा नाटक। और सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने संगीत निर्देशन का काम बंद कर दिया, गाने के कार्यक्रम बंद कर दिए। मैंने अपने आय के सभी स्रोत काट दिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर पे कफन बांध लेना, कि अब यू हैव बर्न्ड द ब्रिजेस। अब आपको लौटने का कोई रास्ता न बचा रहे। क्योंकि कलाकार को एक दिक्कत ये होती है कि अगर उसको आपने कुशन दे दिया, उस सर्कस के खिलाड़ी को अगर ये मालूम है कि मैं गिरूंगा तो नीचे जाल है और मेरी हड्डी नहीं टूटेगी, तो फिर उसके खेल में वो मजा नहीं रहता। मुझे लगा कि मैं ये जाल हटा दूं
मतलब चैलेंज जितना आर बड़ा या हो, पार, हाँ, सफलता उतनी ही करीब आ जाती है। और फिर मैंने 1 साल की तैयारी की और लाइट्स के लिए, प्रकाश के लिए मैंने तापस सेन जी को संपर्क किया कलकत्ते में। वो आए, उन्होंने पूरा लाइट्स का डिज़ाइन किया। और बहुत मैं एक चीज़ थी कि मैं अपने उन साथी संगीतज्ञों का बहुत आभारी हूँ, अपने मित्रों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी आंखों में देखकर मुझे पता चल जाता था कि ये सीन जम नहीं रहा है या इस सीन को मुझे किसी दूसरी तरह से करना चाहिए। तो वो एक तैयारी मैंने की और फिर 1998 में मैंने अपना नाटक लॉन्च किया। तो पर ये करते करते मेरे घर की सारी मुद्राएं जो थीं जी, वो समाप्त हो गई थी और मैं एकदम, जिसको कहते हैं, ग्राफ के बिल्कुल निचले बिंदु पर पहुंचा था। और मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि घर में अब केवल 100 रुपये बचे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्राफ की एक विशेषता ये होती है कि एक पॉइंट के नीचे वो नहीं जा सकता, यहाँ से अब उसको ऊपर ही उठना। ऊपर ही उठना। तो ईश्वर का बहुत आभार और अपने गुरुजनों का बहुत आभार और अपने मित्रों का बहुत आभार कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरा जो आत्मबल था वो कभी टूटा नहीं और मेरा विश्वास कभी छूटा नहीं मुझसे, और मुझे सफलता धीरे 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 फिर मिलनी शुरू हुई। तो जैसे अभिनय करते हैं तो आप गाते भी स्वयं उसी वक्त हैं उसी वक्त या रिकॉर्ड करके रखते हैं? नहीं, लाइव ही गाते। लाइव। अब तो खैर बिल्कुल ये आपके मिजाज में आ गया होगा कि आप ऐसा, अगर सोते में भी आपसे कोई पूछे, क्योंकि इतने सारे शोज हो चुके हैं नहीं कि हर बार कुछ इनोवेशन। 500 से अधिक शो हो चुके हैं, परंतु फिर भी मैं हर दिन उसका रिहर्सल करता हूँ। हर दिन जो भी मेरा अगला नाटक होने वाला होता है जी, उसकी रिहर्सल मैं हर दिन करता हूँ। मैं 2 घंटे शास्त्रीय संगीत का अभ्यास नियमित करता हूँ हर दिन, और 2.5-3 घंटे नाटक का अभ्यास। तो एक 5 से 6 घंटे का मेरा अभ्यास का क्रम हर दिन का रहता है। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई अपने 30 वर्ष के कलाकार के जीवन में कि आपसे कोई आपके पैसे छीन सकता है, आपसे कोई आपका नाम छीन सकता है, कोई आपकी सारी उपलब्धियां आपसे छीन सकता है, पर आपसे आपका अभ्यास कोई नहीं छीन सकता। बहुत बड़ी बात। तो अगर आपका रियाज आपके साथ है, आपका अभ्यास आपके साथ है और आपकी सोच आपके साथ है। बहुत ईमानदारी की बात यह है कि मैं मुंबई में जब आया था अपना घर छोड़ के, तो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, मैं कुछ करने के लिए आया था। और आज भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने जितना भी समय मुझे मिला, जितना भी छोटी छोटी मेरी उपलब्धियां हैं, पर मैंने कुछ किया है और कुछ सकारात्मक ही करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहा हूं। तो इस बात का मुझे बहुत संतोष है कि जो मैं करने आया था वो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। ये तो आपकी विनम्रता है कि आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, काफी बड़ी उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम ये समझते हैं कि अपने देश की माटी की गंध को आपने सब जगह फैलाया है और आप साहित्य से जुड़े हैं और एकदम ईमानदार कोशिश है आपकी, अपने देश की कला और संस्कृति को आप आगे साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे इतनी प्रतिभाएं दी कि मैं गा भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं अभिनय भी कर सकता हूँ। जैसे अलग अलग नाटकों में आप चाहें तो मैं एक दृश्य आपको करके दिखाऊं कि मैं आवाजें भी मैं बदलता हूँ उसमें। जी हाँ, बताइए। तो क्योंकि सिंगल एक्टर परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पूरे समय अपने श्रोताओं को अपनी मुट्ठी में रखना होता है। मैं आपको देखिए कबीर का एक दृश्य सुनाता हूँ, उसमें गाना भी आ जाएगा जी जी, और अलग अलग चरित्र भी आ जाएंगे। और हमको मिल गए हमरे बाप और अम्मा, जुलाहा खानदान में परवरिश भई हमारी। कोई कोरी कहे है तो कोई जुलाहा, पर मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला। तो खटर खुट होती रहल दिन भर, और हमका भी खूंटा मिल गई। जिंदगी में खूंटा मिलना बहुत जरूरी है। तो अम्मा के प्यार की छाह में उंगली पकड़ के चलने लगे हम। ममता का आंचल अम्मा का हमारी सारी गलती को छुपा लेती। कहीं कोई बदमाशी करके आ जाते तो जाके माफी मांग लेती हमरे बदे। अम्मा कहती थी तो के हम पैदा ना ही केली रे, पर जब पहली बार देख ले रहली तो के मुरे अचरवा में दूध भरायल रहल तोरे बदे। माँ को जननी कहे हैं, पर मुझे तो हर जनानी माँ दिखे। बाप बड़े कठोर थे हमारे, एकदम कड़का कड़क। अब गरीब बाप के पास कड़क होए के अलावा उचारा भी का है, और हम रहे फक्कड़। गरीब की दौलत होती है उकरी फक्कड़ी। तो फक्कड़ हमरा चोला और फक्कड़ हमरी बोली। तो अम्मा एक दिन बोली, एक कबीरा जाके सूत रंगवा दे। 5-6 बरस के रहे होंगे हम। उठाया सूत, अब पहुंच गए रंगरेज चचा के घर। ए चचा रंग दे सूत के।
चचा बोले, अरे ठहर जा बिटुआ, तनी हथवा का काम निपटा ली। हम बैठ गए आसन जमा के वहीं। चचा पूछे, अरे के कर बिटुआ हो? तो रंगरेजी में चाची बोल पड़ी, अरे उन्हीं माँ का छोरा है, तलैया में मिला रहा ना मुराद, पंचायत काफिर। तमतमा गए हम। काफिर? अम्मा तो बतैली कि हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो फिर काफिर कैसे हुए हम? उस दिन नदी किनारे खेल रहा था तो हमारे गांव के पंडित ललुआ मिसिर चिल्लाए थे, ए दलिद्दर, परे हट, तेरी छाया छू गई, हमें तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। दलिद्दर और काफिर शायद एक ही चीज को कहते होंगे। छोटा था पर समझ में आ गया था कि हमको गाली दिए। सर के ऊपर का आसमान अचानक छोटा होने लगा, पूरी धरती मानो पांव के पास सिमट आई। दिन का उजेला था पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कान गर्म हो गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि तभी एक उजाला दिखाई दिया। उजाला, बहुत उजाला, उजाला ही उजाला, और एक अजीब सी ठंड मीठी मीठी। पूरा बदन मानो हल्का हो गया। एक आवाज, एक गूंज, सुरंग के अंदर से गोल गोल घूमती सुरलहरी। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से नाटक। बहुत सुंदर, बहुत मतलब जैसे बांध के रख लिया हम सब श्रोताओं को। हाँ, क्योंकि एकल प्रस्तुति में ये होता है कि सारे चरित्र चूंकि आपको ही निभाने पड़ते हैं। शेखर जी, आपसे हमें बातचीत करके इतने कम समय में तो संतोष हो नहीं रहा है। हमारे श्रोता भी आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये जो कला के प्रति समर्पित जीवन है उसमें बहुत से उतार चढ़ाव है। और वैसे आपसे बातचीत करके मन तो भर ही नहीं रहा, क्योंकि आप में इतनी कलाएं हैं और इतनी तरह से आप अपने दर्शकों से रूबरू हुए हैं, रिकॉर्ड्स में आपके गाने सुने हैं। तो आप अपने इस एकल अभिनय के बारे में कुछ और बताइए कि कैसे सब इतना आप मैनेज कर पाते हैं। नहीं, एकल अभिनय करना जितना कठिन होता है उतना सरल भी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप पराश्रित नहीं होते। क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर मैंने मल्टी एक्टर प्ले इसलिए नहीं किया क्योंकि कलाकार नाटक को बहुत गंभीरता से हिंदी में नहीं लेते हैं। वो उसको टीवी सीरियल में या फिल्मों में जाने का एक स्टेपिंग स्टोन मानकर नाटक करते हैं। तो मैं जानता था कि जितनी निष्ठा से मैं कर रहा हूँ और जिस निष्ठा से मैं कर रहा हूँ उस निष्ठा से दूसरे कलाकार शायद नहीं करेंगे। इसलिए मैंने एकल अभिनय किया, और इसलिए मेरे तुलसी, कबीर और विवेकानंद ये तीनों चरित्र मैं कर पा रहा हूँ इतने दिनों से। फिर पहले लाइव म्यूजिक रखता था, फिर रिकॉर्डेड कर लिया उसको। पर रिकॉर्डेड करने से आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब बिल्कुल उसी समय में आपको सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो परंतु कुल मिला के ये है कि अगर मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। बिल्कुल, और इसका जो सुंदर परिणाम है हम सब दर्शकों को, श्रोताओं को देखने को मिलता है। एक बात चलते चलते और कि अभी आपका नया प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? अभी एक नया नाटक में लिख रहा हूँ, और देखिए अगर ईश्वर की कृपा रही तो अगले वर्ष वो नाटक भी आ जाएगा। और इस बार कुछ अलग तरह का नाटक, एकल प्रस्तुति ही है जी, पर कुछ विषय और उसकी भाषा और उसका भावभूमि थोड़ी सी अलग मैंने बनाई है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब बेकरारी से इंतजार करेंगे कि कब हम उसे देख सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की और हमें जानकारी दी। धन्यवाद। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप कलाकार शेखर सेन से निम्मी मिश्रा की बातचीत का अंतिम भाग सुन रहे थे। विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। इनसे मिलिए।